गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मृणालिनी मुखर्जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट कलाकार है, बहुत ही एक महिला कलाकार है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले तो ये जान लें कि ये कलाकार जो कौन है, मतलब इस कलाकार के बारे में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। कुछ ऐसी बातें आज हम आप लोग से चर्चा करेंगे जो क्वेश्चन आने की संभावना और अक्सर हम लोग उसको नहीं जानते हैं। सिंपल सिंपल बात जानते हैं कि ये जूट का प्रयोग करते थे, ये रस्सी का प्रयोग करते थे, बाकी आर्मेचर का प्रयोग करते थे। लेकिन ऐसे में मृणालिनी मुखर्जी की बात करते हैं तो ये एक महिला ये क्या है, मूर्तिकार है। ये एक महिला मूर्तिकार है और ये एक समकालीन कलाकार है। समकालीन कलाकार, ठीक है। इनका जन्म 1949 में मुंबई में हुआ था। इनकी मृत्यु 2015 में नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम विनोद बिहारी मुखर्जी, इनके पिता का नाम था विनोद बिहारी मुखर्जी। माता का नाम लीला मुखर्जी। ये भी दोनों कलाकार हैं। ये ध्यान रखना, ये भी दोनों एक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी और लीला मुखर्जी, ठीक है। इनका उपनाम, यानी मृणालिनी मुखर्जी का उपनाम दिलरुबा। क्या नाम था इनका? इनका नाम था दिलरुबा, ठीक है। इनका उपनाम था दिलरुबा। ये दिलरुबा के नाम से जानी जाती थी। इनके मित्र वगैरह सब इनको दिलरुबा ही कहते थे, ठीक है। तो एक बार फिर ध्यान दें, एक महिला मूर्तिकार है, ये समकालीन कलाकार है। ये जन्म इनका 1949 में मुंबई में हुआ। मृत्यु इनकी मृत्यु 2015 नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। और इनके पिता का नाम विनोद बिहारी मुखर्जी और इनकी माता का नाम लीला मुखर्जी और मृणालिनी मुखर्जी का उपनाम था दिलरुबा, ठीक है। और इनका कार्य क्षेत्र था मूर्तिकला, ठीक है। इनका कार्य क्षेत्र क्या था? मूर्तिकला। आइए अब इनके बारे में हम लोग डिटेल से इनके बारे में समझते हैं और इनके बारे में जानते हैं, ठीक है। आइए देखेंगे। विनोद बिहारी मुखर्जी की ये पुत्री थी और लीला मुखर्जी की ये पुत्री थी, यानी इनके माता पिता के ये नाम थे। मृणालिनी मुखर्जी का प्रारंभिक शिक्षा दून स्कूल ऑफ आर्ट, देहरादून, ठीक है। दून स्कूल ऑफ आर्ट देहरादून, जो वर्तमान में उत्तराखंड में है। तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी दून स्कूल ऑफ आर्ट देहरादून में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, यानी इन्होंने यहां से 10th या 12th किया होगा। इसके बाद इनकी जो स्नातक की डिग्री है इन्होंने कहां से प्राप्त की? इनका दाखिला, इसके बाद इन्होंने दाखिला लिया महाराजा सयाजी राव, ठीक है, विश्वविद्यालय बड़ौदा
गुजरात। कहां से इन्होंने अपनी शिक्षा यानी आगे की शिक्षा इन्होंने महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा गुजरात से इन्होंने 1970 में इन्होंने यहां से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। ठीक है, 1970 में यानी महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा से इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की वो शिक्षा कौन सी थी? कला से स्नातक की डिग्री इन्होंने प्राप्त किया। इसके बाद 1972 में 1972 में केजी सुब्रमण्यम के सहयोग से म्यूरल पेंटिंग में इन्होंने पोस्ट डिप्लोमा प्राप्त किया। यानी इन्होंने कला से एमए किया। ठीक है, कला से इन्होंने एमए किया, यानी कला से इन्होंने जो है एक तरह से पोस्ट यानी पहले ग्रेजुएशन फिर एमए किया। इस तरह से इन्होंने कला से डिप्लोमा प्राप्त किया और इस प्रकार से अभी इनका कोई विचार जो थे मूर्ति पर इनका कोई विचार नहीं था। लेकिन 1972 के बाद से, ठीक है, 1972 के बाद इन्होंने प्राकृतिक रेशों का प्रयोग करना शुरू किया। यानी प्राकृतिक रेशे, यानी जैसे प्राकृतिक रेशों में जैसे जूट की रस्सी, अभी आगे सब बताएंगे हम, जूट की रस्सी, तार वगैरह इन्होंने प्राकृतिक पहले रेशों का प्रयोग किया। शुरुआत में इनको जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त होने लगा तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनकी पहचान बनने लगी और 1994-95 में इनको जो है 1994-95 में आधुनिक कला संग्रहालय लंदन, 1994-95 में आधुनिक कला संग्रहालय लंदन के द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में मृणालिनी मुखर्जी के शिल्प मूर्ति के लिए आमंत्रित किया गया। क्या लिखा मैंने लिखा 1994-95 में आधुनिक कला संग्रहालय लंदन के द्वारा आयोजित प्रदर्शनी जो लंदन में हो रही थी, मृणालिनी मुखर्जी के शिल्प, मृणालिनी मुखर्जी की शिल्प मूर्ति के लिए इनको बाकायदा आमंत्रित किया गया। लेकिन ऐसा नहीं कि यह पहली बार इनको आमंत्रित किया, इससे पहले 1986 में हॉलैंड में भी इनको आमंत्रित किया जा चुका है। यानी इससे पहले 1986 में हॉलैंड की
कार्यशाला में आमंत्रित किया जा चुका है। यानी ये हॉलैंड भी गई, ठीक है, लंदन गई, अमेरिका गई, कई स्थानों पर जाकर के इनका नाम हो गया था, लेकिन नाम क्यों हुआ, सवाल उठता है कि इनका नाम क्यों हुआ, ऐसा क्या काम इन्होंने किया है जिसके कारण भारत में ही एक मूर्तिकार के रूप में जानी जाती है। ऐसे तो बहुत सारे मूर्तिकार हुए, इनका नाम क्यों होता है या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनकी पहचान क्यों हो जाती है? इसलिए क्योंकि उन्होंने मूर्तियों में अलग अलग वस्तु का प्रयोग किया है, इसलिए इनकी एक अलग पहचान गिनी जाती है, समकालीन कलाकार के रूप में गिनी जाती है, मुख्य रूप से मूर्तिकार के रूप में ये जानी जाती है। तो आइए देखते हैं इन्होंने क्या क्या चीज का प्रयोग किया है। देखते हैं, मृणालिनी मुखर्जी ने, ध्यान देना, मृणालिनी मुखर्जी ने जूट की रस्सी, इन्होंने जूट की रस्सी, ठीक है, डोरी, क्या लिया है, डोरी, जूट की रस्सी, डोरी, सुतली, सुतली जानते हैं आप हैं, सुतली, इन सब का इन्होंने प्रयोग मूर्ति बनाने में किया है। ये तो चीजें जो बताई रेशे से संबंधित चीजें, जैसे जूट की रस्सी, डोरी, सुतली, लेकिन इसके अलावा इन्होंने और भी चीजों का प्रयोग किया, जैसे टेराकोटा, जैसे टेराकोटा, टेराकोटा होता है जिसे कहते हैं मिट्टी, टेराकोटा कहते हैं मिट्टी, जैसे सिरेमिक, सिरेमिक का मतलब होता है चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी, ठीक है, चीनी मिट्टी, सिरेमिक मतलब चीनी मिट्टी, कांसा, ठीक है, तांबा आदि, इन सब का इन्होंने प्रयोग किया है। एक बार फिर से देख लें, इन्होंने जूट की रस्सी का प्रयोग किया है जो एक अलग तरह का काम था, डोरी अलग तरह का काम था, सुतली अलग तरह का काम था, टेराकोटा ये तो चलो ठीक है भाई, मिट्टी है, मिट्टी का भी मूर्तियां बनाता है, सिरेमिक चीनी मिट्टी इसके भी लोग बनाते हैं, कांसे की इसकी भी लोग बनाते हैं, और तांबा की इसकी भी लोग बनाते हैं। तो इन्होंने इस तरह से काम किया है कि सारा का सारा काम ये मूर्ति शिल्प में बनाने में काम इसका प्रयोग लिया है। इसके अतिरिक्त ये क्या करती थी कि मूर्ति बनाने में ये धरातल, धरातल का प्रयोग करती थी। जो धरातल होता था वो रेशे का बना होता था, और कैसा होता था, गांठदार धरातल। ये शब्द याद रखिएगा, क्या करती थी ये, गांठदार, ये गांठदार धरातल का प्रयोग करती थी। अब गांठदार जो रेशे से डोरी है, तो डोरी क्या करती थी, डोरी ऐसे बांधती थी, फिर ऐसे बांधती थी, 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 ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे, यानी चारों तरफ जो है डोरी को बांध देती थी। ये यानी गांठे हैं, देखिए गांठे दिख रही हैं आपको, ये सब गांठे हैं। तो गांठदार, जगह जगह डोरी बांधा, फिर उसके बाद बांधा ऐसे, तो डोरी बांध बांध करके गांठदार धरातल का प्रयोग करती थी। वो कौन सी महिला मूर्तिकार थी या कौन सा मूर्तिकार कलाकार है जो गांठदार धरातल का प्रयोग करता था, ये क्वेश्चन बन गया था, ठीक है। तो गांठदार धरातल बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली मारने वाला मछुआरा जो होता है वो अपना जो जाल बनाता है वो गांठदार जाल बनाता है, ठीक है, गांठदार जाल बनाता है। उसी तरीके से इन्होंने गांठदार धरातल को बना करके उस पर मूर्ति का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त वो छल्लेदार तार का प्रयोग करती थी। क्या करती थी,
इसके अलावा वो छल्लेदार छल्लेदार तार का प्रयोग करती थी। कैसे? इस तरह से, ऐसे, ये छल्लेदार तार। तो छल्लेदार तार का प्रयोग करती थी, यानी तार को कई बार और छल्ला तरह से लपेट देती थी, और इन्हीं तारों के माध्यम से वो आर्मेचर बनाती थी। क्या करती थी? आर्मेचर बनाती थी। आर्मेचर का मतलब होता है ढांचा। आर्मेचर का मतलब होता है क्या? ढांचा। यानी इन्हीं तारों से ढांचा बना देती थी, और ढांचा में फिर अब किस रूप में देना है तो वो उस तरह से दे देती थी। तो इन्होंने एक तरह से कांसे पर भी मूर्तियां बनाई हैं, इन्होंने सेरेमिक भी मूर्तियां बनाई हैं, इन्होंने टेराकोटा भी मूर्ति बनाई है। इन्होंने बकायदा इन्होंने इन मूर्तियों को बनाने में कहीं ना कहीं जूट की रस्सी का प्रयोग, कहीं पर डोरी का प्रयोग, कहीं पर सुतली का प्रयोग, यानी इन सब का प्रयोग करके ये मूर्ति बनाती थी, और ऐसी इन्होंने बहुत सारी मूर्तियां बनाई हैं। सवाल उठता है कि क्या सर ये डोरियां बनाने के लिए जूट है या सुतली है, इन सब के लिए क्या करती थी? बाकायदा ये परचेस करती थी। अभी बताएंगे कहां कहां से मंगवाती थी। फिलहाल फिलहाल ये जान लें कि इन्होंने इनके माध्यम से बहुत सारी मूर्तियां बनाई हैं। आइए देखते हैं इन्होंने कौन कौन सी मूर्तियां बनाई हैं। ठीक है, इन्होंने कौन कौन सी मूर्तियां बनाई हैं। जैसे विभिन्न वस्तुओं के द्वारा मूर्ति शिल्प तैयार करना। जैसे, ठीक, जैसे वनश्री, ये मूर्ति है। वनराज, पुरुष, वुमन, देवी। ठीक है, क्या बताया मैंने? वनश्री, वनराज, पुरुष, वुमन, देवी। ठीक है, देवी। इसके अलावा और बहुत सारी है, बताते हैं कौन कौन सी है। वाटरफॉल, वाटर वाटरफॉल, ऑन पीकॉक, ऑन पीकॉक, पुष्प, ये मूर्ति है। इसके अलावा पॉम स्कैन, क्या है? पॉम स्कैप, पॉम स्कैप, रुद्र, बसंती, एक और है बसंती। इसके अलावा नाइट ब्लूम, ये सारी की सारी इनकी मूर्तियां हैं। एक बार फिर से देख लें कौन कौन सी इन्होंने मूर्तियां बनाई हैं। ये वो मूर्तियां मैंने बताई हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मूर्तियां हैं, जिनकी क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी या अदर कला से एग्जाम में आने की संभावना अधिक बनी है। जैसे इन्होंने वनश्री, बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं टिक मार दूं समझ लो वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है। वनश्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वनराज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पुरुष, वुमन, देवी, वाटरफॉल इंपॉर्टेंट है। ऑन पीकॉक इंपॉर्टेंट है। फॉर्म स्केप इंपॉर्टेंट है। यानी 1 2 3 4 5, यानी 12 में मैंने 5 मूर्तियां इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट मूर्तियां बताई हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग अच्छी तरीके से कौन कौन सी मूर्तियां हैं। आइए आगे हम लोग देखते हैं इन मूर्तियों के बारे में। ठीक है,
इन्होंने ध्यान देना, वनश्री और वनराज में, ठीक है, वनश्री और वनराज में, इसमें इन्होंने तारों के छल्ले, तारों के छल्ले और प्लस आर्मेचर, आर्मेचर का प्रयोग किया है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने वनश्री और वनराज में तारों के छल्ले और तारों का आर्मेचर, आर्मेचर मतलब ढांचा बना करके इस मूर्ति का प्रयोग किया है। ये बाकायदा पुरुष मूर्तियां हैं, इन मूर्तियों का प्रयोग, इन मूर्तियों में प्रयोग किया है। और आपको बता दें कि वनराज में, यानी इसमें वनराज में बैंगनी रंग के रेशों का प्रयोग किया है। क्या लिखा मैंने कहा वनराज में बैंगनी, ऐसा नहीं कि रेशे ही प्रयोग करती थी, तो वनराज में बैंगनी रंग के रेशों का इन्होंने प्रयोग किया है। क्लियर हो गया। और शेष मूर्तियों में, शेष मूर्तियों में हरा रंग के रेशों का प्रयोग किया है। ध्यान रखिएगा, वनराज वाली मूर्ति में इन्होंने बैंगनी रंग की जो है रेशे थे, उन रेशों का प्रयोग किया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और शेष मूर्तियों में उन्होंने हरे रंग का प्रयोग किया है, इस बात ध्यान रखिएगा। इसमें इन्होंने बैंगनी रंग का और इसमें इन्होंने हरे रंग का, बाकी जो और मूर्तियां हैं उनमें हरे रंग की जो है रेशों का इन्होंने प्रयोग किया है, ठीक है। इसके अलावा पाम स्केल, पाम स्केप मूर्ति ये बनाई थी कांसे की मूर्ति, ये काहे की बनी थी, कांसे की मूर्ति बनाई थी। पाम स्केप जो है वो कांसे की मूर्ति है, इनमें कुछ तांबे की भी हैं और कुछ जो है केवल जो है इसमें तारों का आर्मेचर बना करके उनमें रेशों का प्रयोग, जिसमें आर्मेचर बनाते हैं उनमें रेशों का प्रयोग जरूर करते हैं, ठीक है। या आर्मेचर का मतलब आर्मेचर तार का प्रयोग जिसमें करते हैं। तो इस तरह से मृणालिनी मुखर्जी ने ये इन्होंने मूर्तियां बनाई हैं। आइए आके देखते हैं कि इनके कार्य स्थल कौन से थे। इनके कार्यस्थल दिल्ली, बड़ौदा, भोपाल, दिल्ली, बड़ौदा, भोपाल, ठीक है, कलकत्ता, कौन सा है और कलकत्ता, ये इनके कार्य क्षेत्र थे जहां ये अक्सर मूर्तियां बनाती थी या मूर्तियों पर अपना काम करती थी। तो ये इनके कार्य क्षेत्र थे। और दिल्ली को तो बाकायदा इन्होंने अपना इसे स्टूडियो माना था, ये मूर्ति बाकायदा इसको अपना स्टूडियो माना था। इसे दिल्ली के जो कार्यस्थल था इसको उन्होंने बाकायदा स्टूडियो माना। क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं ना, कहते हैं कि फला व्यक्ति का स्टूडियो कहाँ था। जैसे एक बार पूछा गया था अमृता शेरगिल का स्टूडियो कहाँ था, ऐसे पूछ सकते हैं कि मृणालिनी मुखर्जी का वो कौन सा कहाँ के स्टूडियो में मूर्तियां बनाया करती थी। तो आप स्टूडियो शब्द आ जाएगा तो आप कहोगे दिल्ली। वैसे तो मूर्तियां सब जगह बनाती हैं, भोपाल बनाती, भोपाल बनाती, बड़ौदा बनाती, कलकत्ता बनाती, दिल्ली बनाती, लेकिन दिल्ली वाला इनका स्टूडियो था, ठीक है। अब बात करते हैं बड़ौदा की। बड़ौदा में क्या काम करती थी ये,
बड़ौदा में ये कास्ट है। कास्ट मतलब लकड़ी। कास्ट और लिथोग्राफर, ग्राफिक क्या है, लिथोग्राफ, लिथोग्राफ का प्रयोग करती थी। ठीक। और कलकत्ता में क्या काम करती थी जाकर, कलकत्ता में ये जहां पर जूट का अधिक प्रयोग करती थी। ठीक है, कलकत्ता में क्या अधिक काम करती थी, जूट का काम ज्यादा यहां पर प्रयोग करती थी। कलकत्ता में पट यानी जूट का काम बहुत ज्यादा होता है। यहाँ से क्वेश्चन आया भी था 2021 वाले में। ठीक है, तो ये कलकत्ता में जूट का प्रयोग अधिक करती थी। इसके अलावा ये जो है बाकायदा जूट तो कलकत्ता से मंगा लेती थी, लेकिन जो सुतली होती है, जो डोरी होती है, उनके लिए बाकायदा ये बोरे खरीदती थी। बोरे जो होते हैं, जो उन बोरे से वो अपने धागे निकाल लिया करती थी, वहां से सुतली निकाल लिया करती थी। बाकायदा उन्होंने कहाँ खरीदती थी, आइए देखते हैं। ठीक है, तो ये रस्सियों के लिए, सुतली के लिए, रस्सी व सुतली के लिए, रस्सी व सुतली के लिए ये बोरे खरीदती थी, जो कहां से आते थे, जो आते थे आपके बंगाल और गुजरात। जो बंगाल और गुजरात से मंगाए जाते थे। क्लियर हो रहा है। मैंने कहा रस्सी और सुतली के लिए बाकायदा ये क्या खरीदती थी, बोरे। बोरे आप लोग जानते हैं, जिसमें आलू भी भरा जाता है, जिसमें गेहूं भी भरा जाता है, वो बोरों की बात कर रहा हूं, जिसमें प्याज वाला नहीं कहेंगे। विशेष तौर से आलू है उसमें, या जो है गेहूं है, चावल है, धान जिसे कहते हैं, उन सब भरने के लिए बाकायदा बोरे। और बोरे ये कहाँ से आते थे, ये बोरे मंगाए जाते थे बंगाल से या गुजरात से मंगाए जाते थे। और उन बोरों को क्या करती थी, खोल डालती थी, ऐसे पूरा पहले किनारों फाड़ती थी और एक एक डोरी बाकायदा निकाल लेती थी उसकी, यानी कि एक सुतली निकाल लेती थी। तो इस तरह से वो जो है मृणालिनी मुखर्जी जो है उन सुतलियों का इकट्ठा कर लेती थी और उन सुतलियों का प्रयोग मूर्ति बनाने में उनका प्रयोग करती थी। ठीक है, तो इस तरह से मूर्ति बनाने का प्रयोग करती थी। अच्छा, मेन हमने कहा कि इनकी पहचान किससे होती, मूर्ति। लेकिन होता है कि अक्सर मूर्तिकार कुछ होते हैं जो मूडी होते, चलो यार चित्रकारी करते हैं, तो ये कभी कभी चित्रकारी भी करती थी। ठीक है, ये कभी कभी जो चित्रकारी भी करती थी, ध्यान दीजिए, ये कभी कभी चित्रकारी भी करती थी। ठीक, ये कभी कभी क्या करती थी, चित्रकारी भी करती थी। और इनका जो विषय होता था, विषय प्राकृतिक दृश्य। इनके जो विषय होते थे वो प्राकृतिक विषय वाले विषय चुनती थी। इसके अतिरिक्त वो देवी देवताओं के चित्र बनाने में माहिर थी। क्या बनाती थी, ये देवी व देवताओं के चित्र बनाने में भी माहिर थी। ठीक, लेकिन आप यही कहोगे कि ये मूल रूप से मूर्तिकार है, लेकिन मैंने आपको ये एक बहुत ही डीप पे जाकर के मैंने बता दी है कि इन्होंने कभी कभी मूर्तियां भी बनाई, और मूर्तियां वो मूर्तिकार हैं, चित्रकारी भी की है। चित्रकारी में इन्होंने प्राकृतिक दृश्य दिया, लेकिन वो देवी व देवताओं के चित्र बनाने में वो माहिर थी। ठीक, अब बात करते हैं 2015, जब जिस दिन की मृत्यु हुई थी उस दिन की करता हूं। ठीक है, 2015 में 2015 में
इनकी मूर्ति शिल्प की प्रदर्शनी मॉडर्न ऑफ कहाँ लगनी है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। मैंने क्या कहा है? 2015 में इनकी मूर्ति शिल्प की प्रदर्शनी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में लगने वाली थी। किस नाम से? ठीक है, प्रदर्शनी नेशनल ऑफ मॉडर्न आर्ट में, मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, नई दिल्ली में ट्रांसफिगरेशन, इस नाम से ट्रांसफिगरेशन, क्या नाम है? ट्रांसफिगरेशन के नाम से प्रस्तुत किया जाना था। यानी किस नाम से? ट्रांसफिगरेशन। इस नाम से इनका बाकायदा मूर्ति शिल्प जो है, बाकायदा कहां पे? मैंने कहा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में उद्घाटन होने जा रहा था, रखी गई और उद्घाटन होना बाकी था। लेकिन अचानक उद्घाटन से कुछ ही सेकंड पहले, कुछ ही मिनट, कुछ ही घंटे पहले इनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। अचानक तबीयत खराब हुई तो ये चाहती थी कि उद्घाटन हम देख लें, लेकिन दुर्भाग्य ये उद्घाटन नहीं देख सकी, अस्पताल चली गई और अस्पताल से ये घर वापस नहीं आई। और इनकी 2 फरवरी 2015 में इनकी जो है वहां पे अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई। कब मृत्यु इनकी? इनकी मृत्यु हुई है 2 फरवरी 2015 में इनकी हो गई मृत्यु। ठीक है, कहाँ मृत्यु हुई? क्योंकि ये प्रदर्शनी कहाँ लग रही थी? नई दिल्ली में लग रही थी। वहीं पर उनकी जो है, यानी अस्पताल में, अस्पताल का नाम नहीं क्लियर है, लेकिन वहीं उनकी मृत्यु हो गई। और इस तरह से एक समकालीन कलाकारों में से इनका नाम गिना जाता है। ये स्वर्ग सिधाते। तो ये आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कलाकार है जो मैंने आपको पढ़ाया है, मृणालिनी मुखर्जी। इसको बेहतर से नोट्स बना लें और बस कल छोड़ करके परसों आपका वेस्टर्न शुरू हो जाएगी। तो जो नए लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आपके संपर्क वाले, आपके जानने वाले, ये जो मैं आप लोग को लेक्चर दे रहा हूं कि ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा। तो जो लोग यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर लगता है कि ये जो मैं पढ़ाया हूं कोई स्पेशल अलग से मैं क्लास लेके नहीं पढ़ाया हूं, ये एक तरह से जनरली मेरी क्लास चलती है, उसी क्लास का ही ये वीडियो है। ये अब आप इस क्लास की वीडियो को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे कितनी मेहनत करनी है और कितना मुझे पानी में जाना है जो आसानी से मैं तैर सकूं और अपनी मंजिल को पा सकूं। तो अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो उस दिए गए थंबनेल पर नंबर है, उस नंबर पर मुझे कॉल करें और नए स्टार्टिंग से आप एक नए बैच से जुड़ सकते हैं। अगर आपके भी कोई संपर्क वाले हैं तो उनको भी आप लोग बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, गुड नाइट। गुड नाइट।